नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MST 6 का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 1.12, जिसमें हम आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को समझेंगे। तो बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर चर्चा करने से पूर्व आधुनिक काल की पृष्ठभूमि से परिचित होना अनिवार्य है। वस्तुतः यूरोप में राष्ट्रीयतावाद की जो क्रांति आरंभ हुई, उसका औद्योगिक क्रांति से गहरा संबंध था। इस कारण यूरोप में राष्ट्रीयवाद ने एक आक्रामक रूप लिया, जिसकी चरम परिणति औपनिवेशवाद था। अब यहाँ पे बताया गया कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो नया ज़माना था ये शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे की कहानी क्या थी। असल में क्या हुआ, यूरोप में क्या था, अपने देश से प्यार करने की भावना जाग रही थी, जिसे कि राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी के साथ वहाँ पर क्या हुआ, फैक्ट्रियाँ और मशीनें भी लगने लगी। और जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल गई तो यूरोप के देशों में दूसरे देशों पर कब्जा करने की एक होड़ लगने लगी और वे बहुत ही आक्रामक हो गए और उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, जिसे कि औपनिवेशवाद कहते हैं। दूसरी ओर औद्योगिक क्रांति का इतना ही गहरा संबंध उदार मानवीय दृष्टि से भी था, जिसने मानवीय स्वाधीनता अथवा लिबरल दर्शन को प्रेरित किया। अब क्या हुआ, लेकिन ये जो मशीनी क्रांति जो थी, इस मशीनी क्रांति का एक दूसरा पहलू भी था, जिसके कारण क्या हुआ, लोगों की सोच में एक अच्छाई आ गई। लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हर इंसान को आज़ादी मिलनी चाहिए और सबके साथ इंसानियत का बर्ताव होना चाहिए। औद्योगिक क्रांति के माध्यम से केवल औपनिवेशवाद ही भारत ही नहीं पहुंचा, उनके साथ वह कुछ मानवीय मूल्य भी साथ आए थे, जिसे यूरोपीय सभ्यता ने क्या किया, गहरे वैचारिक मंथन के बाद प्राप्त किया था। अब क्या हुआ, तो जब ये अंग्रेज मशीनों के इस दौर में भारत आए, तो वो सिर्फ हमें गुलाम बनाने नहीं आए थे, उनके साथ यूरोप के वो अच्छे विचार भी भारत पहुंचे, जिन्हें यूरोप के लोगों ने बहुत सोच विचार के बाद अपनाया था। उदाहरण के लिए समता की भावना अथवा मानवीय स्वतंत्रता कुछ ऐसे जीवन मूल्य थे, जिसे पश्चिमी सभ्यता ने गहन आत्म मंथन के बाद प्राप्त किया था। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें अंग्रेजों के साथ आई, जैसे कि सबको बराबर समझना और हर इंसान को खुलकर जीने की आज़ादी देना। ये ऐसी बातें, ये जो अच्छी बातें थी, जिन्हें पश्चिमी देशों के लोगों ने क्या किया, बहुत गहराई से सोचने के बाद सीखा था। भारत का बहुविध संपर्क जब पश्चिम से हुआ, तब भारतीय समाज में तेजी से बदलने लगा। सामाजिक क्षेत्रों में इस प्रभाव ने नई केंद्रीय मुखी प्रतिभा को विशृंखलित और विभाजित समाज को पुनः संगठित करने के लिए प्रेरित किया, जो कई सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से प्रकट हुए। आर्य समाज और ब्रह्म समाज दोनों सामाजिक आंदोलन थे। उनका धार्मिक पक्ष से अधिक सामाजिक भावना पर बल था। तो जब भारत के लोगों का जो नाता है वो इन बाहरी देशों और उनके विचारों से हुआ, तब हमारा समाज भी बहुत तेज़ी से बदलने लगा। हमारा समाज जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ और बिखरा हुआ था, उसे फिर से एक करने की कोशिश शुरू हुई। और यही वजह थी, इसी वजह से क्या हुआ, समाज को सुधारने के लिए कई तरह के आंदोलन शुरू किए गए, जैसे कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज नाम के 2 आंदोलन चलाए गए। इन आंदोलनों का जो मकसद था वो सिर्फ धर्म की बात करना नहीं था, बल्कि समाज के लोगों की भलाई करना और समाज को सुधारना भी इन आंदोलनों का मकसद था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विज्ञान की उन्नति हुई। विज्ञान की उन्नति का यह परिणाम हुआ कि मनुष्य सभ्यता के केंद्र में आ गया। इससे मानवीय मूल्यों का महत्व बढ़ता गया। अब क्या हुआ कि फैक्ट्रियां और मशीनें आने से क्या हुआ, विज्ञान यानी कि जो साइंस है, इसने बहुत तरक्की की। और साइंस की तरक्की का नतीजा ये हुआ कि दुनिया में सबसे ज़रूरी इंसान को माना जाने लगा। इंसान की कीमत और उसकी अच्छाइयों की अब अहमियत और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। विज्ञान ने नैतिकता को ईश्वर परक न मानकर मानव सापेक्ष माना। विश्व का मानदंड मनुष्य को मानते ही हमारी नैतिकता के आधार में बहुत से अवश्य भावी परिवर्तन होने लगते हैं।
अब विज्ञान ने जो है ये सिखाया कि सही और गलत की बातें जो हैं वो सिर्फ भगवान के डर से नहीं बल्कि इंसानों की भलाई को देखकर तय होनी चाहिए। जब हम इंसानों को सबसे ऊपर रखने लगे तो हमारे जीने के तरीके और सोच में भी जो है बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। दूसरे शब्दों में कहें तो संवेदना का रूप आधुनिकता हो जाता है। आधुनिकता चेतना के धर्म के आस्थावादी दृष्टिकोण को स्थानांतरित कर इतिहास के प्रश्नों और संशयों को जो है प्रमुखता दी। अब सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि दूसरों के दुख सुख को समझना ही आधुनिक होना है। इस नई सोच ने क्या किया, पुरानी धार्मिक बातों को बिना सोचे समझे मानने की जगह इतिहास पर सवाल उठाना और शक दूर करना जो है ज़्यादा ज़रूरी समझा। आधुनिक चेतना ने ऐसी मानसिकता को जन्म दिया जिसके सहारे भारतीय बुद्धिजीवी और रचनाकार औपनिवेशवाद के शोषण को खुली आंखों से देखने में जो है सक्षम हो सके। तो ये जो नई सोच थी, इस नई सोच ने क्या किया, भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे और लेखक थे, इन सबके दिमाग को खोलने का काम किया। अब ये साफ साफ देख पा रहे थे कि जो अंग्रेज हैं वो किस तरह हमारे देश को लूट रहे हैं और हमारा कितना नुकसान ये लोग कर रहे हैं। वह सामंतों, राजवाड़ों और संधि विग्रहों और संगठनों से ऊपर उठकर नई विदेशी सत्ता के राजनीतिक और आर्थिक तंत्र के शोषण को समझकर इस निष्कर्ष पर पहुंच सके कि इस शोषण में जो है हिंदू और मुस्लिम समान रूप से शोषित हैं। अब पहले हमारे यहाँ के जो लोग थे वो राजा महाराजाओं की आपस की लड़ाइयों और समझौतों में ही उलझे रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, लोग इन बातों से ऊपर उठे। उन्होंने समझा कि विदेशी सरकार जो है वो हमारे देश की राजनीति और हमारे देश के पैसों को कैसे लूट रही है। फिर ये इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेज़ों की इस लूट में हिंदू और मुसलमान दोनों का ही जो है वो बराबर तरीके से नुकसान हो रहा है। आधुनिक विचार का उदय औपनिवेशिक दास्ता की छाया में हुआ, लेकिन उस औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति भारत में आधुनिकता की कसौटी बन गई। तो ये जो नई और आधुनिक सोच पैदा हुई थी, ये गुलामी के दिनों में पैदा हुई थी। लेकिन भारत के लिए असली आधुनिक होना यह माना गया कि हम अंग्रेज़ों की इस गुलामी और उनकी सोच से जो है वो पूरी तरीके से आज़ाद हो जाएं। आगे देखो, आधुनिक शब्द जीवन के यथार्थ और वास्तविक संदर्भों को जो है व्यक्त करता है। आधुनिक शब्द एक विशेष कालखंड को द्योतित करते हुए भी मध्ययुगीन विचार पद्धति से भिन्न एक नई जीवन दृष्टि की ओर जो है संकेत करता है। अब ये जो आधुनिक शब्द है, इसका मतलब होता है जिंदगी की सच्चाई और आज के समय को दिखाना। ये शब्द सिर्फ एक नए शब्द को ही नहीं बताता, बल्कि पुराने ज़माने की जो दकियानूसी सोच थी उसको छोड़कर ज़िंदगी को एक नए और बेहतर नज़रिए से देखने का जो है इशारा करता है। हमारे कालखंड का संबंध जब इस नई जीवन दृष्टि से होता है तो बहुत सी चीज़ों के साथ हमारे संबंध जो है वो बदलते हैं। इतिहास के साथ, तंत्र और श्रम के साथ, पूंजी के साथ, शासन व्यवस्था के साथ, कला साहित्य और सौंदर्य के साथ। इस नए बोध के कारण रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना जो है वो जागती है। यह नवीनता बाह्य आचारों से ही संबंधित नहीं रहती, वरन यह वैचारिक स्तर पर भी मनुष्य का संस्कार करती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 19वीं सदी से आज तक के साहित्य को आधुनिक काल के नाम से जो है अभिहित किया जाता है। अब इस नई सोच ने क्या किया, दुनिया को देखने का जो हमारा पुराना नज़रिया था उसे बदल दिया। इतिहास को देखने का तरीका, कामकाज और मेहनत को समझने का तरीका, पैसों का हिसाब, सरकार का काम, यहाँ तक कि कला, कविता और खूबसूरती को देखने का जो हमारा नज़रिया है, उन सबको बदलने का काम किया। जब ये नई समझ आती है तो पुरानी और बेकार की रीतियों के खिलाफ जो है मन में एक विद्रोह जागता है। और ये नयापन सिर्फ कपड़ों या बाहरी दिखावों में नहीं होता, बल्कि ये इंसान की सोच और उसके विचारों में भी हमें साफ साफ दिखाई देता है। इसीलिए साहित्य के इतिहास में ये जो 19वीं सदी का समय था, उस समय से लेकर आज तक जो भी कविताएं या कहानियां लिखी गई, उस पूरे समय को जो है हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने देखा कि आधुनिक काल किस समय को और क्यों कहते हैं, ये जाना। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आधुनिक संवेदना के आधार को। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।